Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो गाइस, मैं शिवा मित्तल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट को एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, जहाँ तक बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस हमें पता है कि साइंस में तीन चीज़ें होती हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के से रिलेटेड कुछ, सो गाइस केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन कब? जब हम उसे अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर सके। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है, बोलते हैं सर केमिस्ट्री इज़ बोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हमें समझ ही नहीं आता। सो गाइस, वो क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि वो केमिस्ट्री को केवल याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। सो केमिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट कि हम केमिस्ट्री को केवल रटे याद करें। केमिस्ट्री को अगर हम समझते हैं, केमिस्ट्री को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक बार केमिस्ट्री को समझ लेते हैं, सो हमारे लिए बहुत सिंपल होगी इन चैप्टर्स को इंटरेस्ट में लाना और इन चैप्टर्स को समझ के उसको अपने वर्ड्स में लिखना। सो आइए, आज हम बहुत ही एक इनोवेटिव तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। आई होप कि आज तक जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं पसंद थी, आज के बाद वो केमिस्ट्री को ज़रूर पसंद करेंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। और केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमारे पास दो टर्म्स होती हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी होता है, और वो टर्म्स हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहले हमारी टर्म्स फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस दैट इफेक्ट्स द स्टेट और अपीयरेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट या उसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं। अब स्टेट क्या होता है गाइस? वी नो मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी किसी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आता है तो वो फिजिकल चेंजेस के अंदर आती हैं, या उसकी अपीयरेंस में चेंज होती है, उसकी दिखावट जो है वो चेंज हो जाए ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस बट नॉट इट्स कंपोजिशन। लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई भी फर्क नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, कटिंग ऑफ वुड। गाइस, वुड हम सब ने देखी है, जब हम वुड को काटते हैं, वुड को हम 2 पीसेस में, 4 पीसेस में जब भी ब्रेक करेंगे तो कितना भी छोटा पीस हो रहेगा तो वो वुड ही सारे जितना भी उसके कंपोजिशन है, जो वुड के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, वो सब अगर वुड का साइज छोटा है या वुड का साइज बड़ा है, वो हमेशा सेम रहेंगे। तो वो एक हमारा फिजिकल चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में हम देखते हैं कि जब आइस को पिघलाते हैं, बर्फ क्या होता है? सॉलिड होता है। जब उसको हम पिघलाते हैं इट बिकम्स लिक्विड, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा अपीयरेंस चेंज होता है जब हम वुड को कट करते हैं, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। इसी तरह से फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है गाइस? लिक्विड स्टेट में होता है। जब हम इसको फ्रीज करते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे हमारे फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। सो केमिकल चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पर जब हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, दो चीज़ों को ऐड करते हैं, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है विद अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जिसके साथ केमिकल उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, बर्निंग ऑफ वुड। अब बर्निंग ऑफ वुड में क्या होता है गाइस? जब भी हम वुड को लेते हैं और वुड को जला देते हैं, तो वुड को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है गाइस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, H2O वाटर निकलता है, और प्लस हमें फायर मिलेगी।
तो इसमें हमने जब वुड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमें जो नए सब्सटेंस मिले उसमें वुड और ऑक्सीजन ये कंपोजिशंस नहीं थे, हमें जो सब्सटेंस मिले वो डिफरेंट थे। हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलते हैं, प्लस हमें एनर्जी के रूप में फायर मिलती है। सो गाइस, इसी तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल होता है। जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तब हमें जो कैंडल क्या होती है, वैक्स सॉलिड फॉर्म में होती है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और जो वैक्स होती है वो उसका लिक्विड फॉर्म हमें मिलता है। कुकिंग ऑफ फूड, जब हम फूड को कुक करते हैं तो भी ये क्या है, केमिकल चेंज होता है। सो गाइस, अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो आइए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इसकी। Whenever any chemical change occurs, a chemical reaction takes place. So guys, ये हमारी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। क्या? Whenever any chemical change occurs, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस हमने पढ़े जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो जब भी कोई भी केमिकल चेंज अकर होगा तब एक केमिकल रिएक्शन बनती है। तो हमने एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ वुड। आइए देखते हैं कि उससे कौन सी केमिकल रिएक्शन हमारी बनती है। सो इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था गाइस, बर्निंग ऑफ वुड। सो आइए सबसे पहले देखते हैं जो वुड है। व्हेन वी बर्न वुड इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen, we get carbon dioxide, we get water and fire। हमें ये तीन चीज़ें मिलती है। तो ये हमने इस केमिकल चेंज को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। क्या स्टेटमेंट है? व्हेन वी बर्न वुड, जब हम वुड को बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इवॉल्व होती है, वी गेट वाटर एंड वी गेट फायर एज अ लाइट एनर्जी, हमें फायर मिलेगी। अब ये केमिकल चेंज को लिखने का बहुत ही लेंथी तरीका है, ये हमें पूरी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ रहा है, बहुत लंबा है, हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है गाइस। तो इसको हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। आइए देखते हैं कि अब इसको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो हम इसी केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को अब एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, विच इज हमने किया वुड प्लस, वुड में हमने क्या ऐड किया था? ऑक्सीजन ऐड किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन। दिस इज द साइन, ये जो एरो साइन है ये होता है गिव्स अस का, जो हमें उसके बाद मिलता है, जो न्यू सब्सटेंस मिलते हैं उसके लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हीट किया, हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस फायर। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, वुड प्लस ऑक्सीजन। वुड में हमने ऑक्सीजन ऐड किया, गिव्स अस एरो, इसको हमने क्या किया था? वुड और ऑक्सीजन को हीट किया, हमने इसको गर्म किया था, तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फायर। इसको हम बोलते हैं गाइज हमारी केमिकल रिएक्शन, और इसका होता है वर्ड इक्वेशन। इसको हम एक वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन हमारी
वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है, जिसमें हमने वर्ड्स यूज़ करे हैं सब्सटेंस के सभी। सो आइए गाइस एक एग्जांपल और देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल है वो। सो आइए गाइस देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस का। सो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं। इट बर्न्स इन एयर, एयर के साथ उसको बर्न करते हैं विद अ डेजलिंग फ्लेम, तो उसमें से एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तो उसमें से एक डेजलिंग फ्लेम निकलती है, प्लस वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर में जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी हमारा एक केमिकल चेंज है, और इस केमिकल चेंज को हम किस केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, आइए देखते हैं गाइस। तो अब हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बर्न किया था गाइस, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस किसके प्रेजेंस में बर्न किया हमने, एयर के प्रेजेंस में। एयर मीन्स ऑक्सीजन गाइस। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हीट किया, तो हम लिखेंगे हीट। लिखा है गाइस इज हीटेड, वी गॉट अ डेजलिंग फ्लेम एंड अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गिव्स अस के बाद हमें जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है वो हम एरो के बाद लिखेंगे, एंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज आर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन गाइस अब हमें समझ में आया कि जब भी कोई केमिकल चेंज अकर होता है तब एक केमिकल रिएक्शन बनती है। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स देखे, पहले हमने बर्निंग ऑफ वुड का एग्जांपल देखा था, और दूसरा एग्जांपल हमने मैग्नीशियम रिबन का देखा। सो गाइस अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, आइए वो देखते हैं अब हम। सो गाइस आइए देखते हैं कुछ केमिकल चेंजेस जो हमारे एवरीडे लाइफ में होते हैं, जैसे कि सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना। जब हम मिल्क को समर्स में रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, वी गॉट कि उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब भी हम दूध से दही बनाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम जब खाना खाते हैं तो वो जब फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो फूड के साथ मिक्स होती है, तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये भी हमारा एक केमिकल चेंज होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमें पता है कि ये एक केमिकल चेंज होता है। जब भी किसी लोहे के ऑब्जेक्ट पे पानी लग जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो ये सारे ही हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं गाइस। आप इन्हें नोट ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप वीडियो का पॉज करें और उस चीज़ को नोट ज़रूर करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो हम अब पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो गाइस आइए हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन इवॉल्व होगी तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, जैसे कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम सोडियम मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तब हमें पता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है उसमें से, वी नो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी। अब हम चाहें तो हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोडियम को हम रिएक्ट कर रहे हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम इसको रिएक्ट करेंगे ऐड करेंगे वी गॉट सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर का। तो चेंज इन कलर में द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है उससे रिएक्ट करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे तब वो कैसा हो जाएगा, पर्पल से कलरलेस हो जाता है। सो ये गाइस देखते हैं हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि हमने सेम रिएक्शन पढ़ी थी इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी, कि जब भी सोडियम को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तब उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, साथ साथ उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई हो जाता है, वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। सो दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। हम रिएक्शन वही सेम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब उसके स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसी भी स्टेट में चेंज होना। सो द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द चेंज इन स्टेट। सो द गाइस कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी हम किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम कैंडल जो है वैक्स, जब हम उसको बर्न करते हैं तो कैंडल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। बर्न करने के बाद हमें पता है कि उसमें से CO2 गैस निकलती है, प्लस जो वैक्स होगा वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये चेंज इन स्टेट का हमारा एग्जाम्पल हुआ। एंड द लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड नाइट्रेट। तो हमें क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा जो होगा लेड आयोडाइड का। तो ये इसकी रिएक्शन एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो और इसकी रिएक्शन फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो आइए गाइस देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड। तो सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड को हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट से। तो हम लिख देंगे लेड नाइट्रेट। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो एक तो हमें लेड आयोडाइड मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा हमारा, प्लस इसके साथ हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिलेगा, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिलता है। सो गाइस ये हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। आइए गाइस देखते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस, उन सब्सटेंस के सिंबल्स और उनके फॉर्मूलाज के बेसिस पर इवॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं गाइस जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक एग्जांपल पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस में और चेंज इन टेम्परेचर में भी साथ साथ, कि जब हम सोडियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक तो वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल था, प्लस साथ ही साथ वो किसका एग्जांपल था, चेंज इन टेम्परेचर का, उसमें टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हम लिखते हैं सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives us sodium sulfate plus hydrogen।
सो ये हमारी केमिकल रिएक्शन थी। अब देखते हैं हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं गाइस। तो सोडियम, सबसे पहले हमें पता है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सोडियम को डिनोट करते हैं हम Na से। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 ये फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में कि ये फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो सोडियम Na, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हमें क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सोडियम सल्फेट को हम लिखते हैं Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन इज H2। सो गाइस ये हमारी हुई एक केमिकल इक्वेशन, जिसको हमने वर्ड इक्वेशन की जगह अब इनके सिंबल्स और फॉर्मूलेस के हिसाब से लिखा है। सो सोडियम Na, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड हाइड्रोजन इज H2। देखते हैं। सो गाइस ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्या कि ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट है, जो सब्सटेंस हमने यूज़ करे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जिन सब्सटेंस को हमने ऐड किया है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस हमें मिलते हैं उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। सो इन दिस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, सोडियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड Na और H2SO4 ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और जो हमें न्यू प्रोडक्ट्स मिले दैट इज सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो गाइस हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। आइए देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे गाइस एक वर्ड हमें दिख रहा है, ये कंजर्वेशन। इसका मतलब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे लॉज पढ़े हैं 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सो ऑन। सो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है गाइस, जब तक हमें कंजर्वेशन का मतलब नहीं पता होगा तब तक इन लॉज को पढ़ने का भी हमें कुछ यूज़ नहीं होगा। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है दैट डज नॉट चेंज। सो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन का मतलब आपको बताता हूँ, दैट डज नॉट चेंज। जहाँ भी हम कंजर्वेशन वर्ड पढ़ते हैं उसका मतलब होता है कि वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही तो मास को हम बना सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारा रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल है, दैट मीन्स कि वो केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सो अब हमें क्या चेक करना है, इस इक्वेशन में सारे सब्सटेंस जो हमारा रिएक्टेंट्स का मास है और जो प्रोडक्ट्स का मास है, क्या वो इक्वल है या नहीं। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये मास इनके इक्वल हैं या नहीं। सो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Na, सोडियम का मास हमने पता है कितना होता है गाइस, 23। तो हम लिख देते हैं 23 प्लस H2SO4। तो H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम्स का मास हुआ 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर गाइस 16 एंड एटॉमिक मास यस उसका डबल 32। सो प्लस 32 O4। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 U होता है और 4 एटम्स का 16 × 4 दैट इज 64।
सो हमारे टोटल रिएक्टेंट्स में सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होता है 23 प्लस इन सबको हम ऐड करते हैं, दिस बिकम्स 32, 34 एंड 34 ऐड किया तो 98, और जब हमने 98 में ये ऐड किया वी गॉट 121 यूनिट्स जो मास है वो हमारे रिएक्टेंट्स का है। अब चेक करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स का भी मास सेम है। आइए देखते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारा सबसे पहले है Na2, मतलब सोडियम के 2 एटम्स हैं। तो सोडियम के एक एटम का मास हमने यहाँ पे भी देखा 23 यूज़ करते हैं, 2 एटम्स का मास हुआ 23 इंटू 2 दैट मीन्स 46 प्लस सल्फर का एक एटम का मास होता है 16, सॉरी गाइस, सल्फर का मास होता है 32, एटॉमिक नंबर 16 होता है और एटॉमिक मास होगा 32, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो एक एटम का मास 16 4 जा 64 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, 2 एटम्स का 2। ऐड करते हैं हम इन सबको और देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 + 2 8 + 4 12 + 2 14, 4 carry 1, 4 + 1 5, 8 14, so this is 144 U। सो गाइस हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स का मास है और जो प्रोडक्ट्स का मास है वो इक्वल नहीं है। प्रोडक्ट्स का मास 121 यूनिट्स है, रिएक्टेंट्स का मास 121 यूनिट्स है एंड प्रोडक्ट्स वी गॉट 144 यूनिट्स। सो क्या हम इस इक्वेशन को एक बैलेंस इक्वेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सो अब बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं, और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर इक्वेशन में इस तरह से मास को निकाल के देखें। तो इसीलिए हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए हम सभी इसमें कितने एटम्स हम यूज़ करते हैं। जस्ट सपोज मैं आपको इसी रिएक्शन में बताता हूँ कि हम और कैसे चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। सो गाइस देखते हैं हम रिएक्टेंट्स के अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करे हैं। एक यूज़ हुआ है सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये 4 हमारे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं रिएक्टेंट्स में, और यही 4 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं प्रोडक्ट्स में। तो मैं लिख देता हूँ सेम, Na, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में मैंने सोडियम का एक एटम यूज़ किया है दैट मीन्स 1, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज़ करे हैं 2, सल्फर का एक एटम यूज़ हुआ है 1, ऑक्सीजन के 4 एटम्स यूज़ हुए हैं 4। तो यहाँ पर मैंने एटम्स यूज़ करे सोडियम का 1, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। देखते हैं प्रोडक्ट्स में सोडियम के 2 एटम्स यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज़ हुए हैं, सल्फर का 1 एटम यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स यूज़ हुए हैं। सो क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सोडियम 1 एटम था, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हुए, तो क्या ये बैलेंस हुई इक्वेशन? बाकी हाइड्रोजन के 2 एटम्स सेम है, सल्फर के 2 एटम्स सेम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स सेम है। सो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स सेम है, लेकिन क्या सोडियम के एटम्स भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है? जितने रिएक्टेंट्स में थे उतने प्रोडक्ट्स में है? नहीं है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। सो आइए अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड में कैसे चेंज करते हैं।